रिमार्क लिखना, रिमार्क। अब एक बात हम लोग सीख चुके हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेडन जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, यूएन के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक। और हम लोग ये भी जान चुके हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड जो होता है वो दो ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होता है, हाँ या ना। तो अगर कैपिटल जी कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है वो जेड के आइसोमॉर्फिक होगा, और वो जेड के आइसोमॉर्फिक होगा तो आगे चल करके एक रिजल्ट मिलेगा, उसका इस्तेमाल हम लोग अभी से कर रहे हैं। इफ G1 is isomorphic to G2, दोनों ग्रुप हैं, G1 और G2 दोनों ग्रुप हैं। If G1 is isomorphic to G2, then automorphism of G1 is isomorphic to automorphism of G2। तो हम इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। If G is infinite order cyclic group, then G is isomorphic to Z, and G is isomorphic to Z, it means the automorphism of G is isomorphic to automorphism of Z। और automorphism of Z दो ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, तो इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी भी क्या होगा, दो ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होगा। पहला रिजल्ट यही लिखो, लिखना रिमार्क में सबसे पहली बात, सिंस एवरी साइक्लिक ग्रुप, सिंस एवरी साइक्लिक ग्रुप since every cyclic group capital G of infinite order is isomorphic to Z, is isomorphic to Z, so इसलिए the automorphism of G is isomorphic to automorphism of Z, ठीक। एंड हेंस, और इससे हमको पता चलता है या दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब यह हुआ कि ऑटो ऑफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, is a cyclic group of order 2, is a cyclic group of order 2। नोट कर लो, तुरंत रिमार्क नंबर 2 लगा लो फाइनाइट वाले पर। हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेडन जो आपका है वो आइसोमॉर्फिक है किसके, यूएन के। तो अगर कोई भी एन ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होगा तो वो जेडन के आइसोमॉर्फिक होगा, और अगर वो जेडन के आइसोमॉर्फिक है तो ऑटो ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू ऑटो ऑफ जेडन, एंड ऑटो ऑफ जेडन आइसोमॉर्फिक टू यूएन। इसका मतलब दुनिया में एन ऑर्डर का कोई भी साइक्लिक ग्रुप होगा, द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दैट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ यूएन। क्लियर हुआ, लिखना इस बात को। सेकंड रिमार्क नंबर 2, since every finite order cyclic group capital G से माना order of G is equal to n is isomorphic to Zn, this implies that, इसका मतलब यह हुआ कि ऑटो ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू ऑटो ऑफ Zn, ठीक। एंड ये ऑटो ऑफ Zn इज आइसोमॉर्फिक टू UN, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू UN, ठीक। ये रहा, यानी कैपिटल जी के जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म होंगे उन सब का कलेक्शन जो आपका ग्रुप होगा वो UN के हमेशा कैसा होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। नोट कर लो, हाँ।
अच्छा, उसको धीमा कर दे, चलेगा? और धीमा करें? बताना अभी। और धीमा करिए हैं, सही है? हो गया? हम लोगों को तो दिसंबर तक अगर पंखा चले मजा आता है। दिसंबर की भी ठंडी में पंखा खर 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 करता है, नहीं पापा हमारे नहीं चला रही। ऑन रिकॉर्ड इस बात को बोल रहे हैं, गलत है? हाँ, नहीं वो तो हम गर्मी में भी सोते हैं, हम बिना कंबल के नहीं सोते, गर्मी में भी हम कंबल ओढ़ते हैं। उसका रीजन है मच्छर ना डांस करते रहते हैं बगल में आकर के, वो बड़ा बेकार लगता है, तो हम कहते हैं भैया हाँ, पतला मोटा कुछ भी मिले उससे टेंशन नहीं है, पसीना ही तो होगा और क्या। अरे हमको कोई दिक्कत नहीं है ना, इसीलिए तो घर वाले कहते हैं राक्षस हो ना। कौन सा? अब तुम चाहे जो भी समझो, लेकिन हाँ मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है। अगर मुझको सोना है तो घोड़े बेच करके सोएंगे, फिर वो कुकुर निंदिया नहीं है कि खुट पुट हुआ तो हम जग गए ना, फिर ढोल पीटो बगल में। हाँ, ये होता है अगर कोई घटना घट रही हो तो नहीं कैसे जग जाते हैं, तो हम मध्य जगेंगे, फिर हो जाए तो बताना, मिटाया जाए। तीसरे पे लिखना, थर्ड। तीसरा लिखना, सिंस UN is cyclic, UN is cyclic, UN is cyclic if, यदि, या if and only if, केवल और केवल तब जब n is equal to 1 2 4 p to the power m, कॉमा 2 into p to the power m, जहां पर p कौन है, where p is odd prime, where p is odd prime। जैसा कि हम जानते हैं कि जो UN होता है वो उस दिन साइक्लिक होता है जिस दिन n दिखने में 1 2 4 p की पावर m 2 p टू दी पावर m टाइप का होता है। U1 की वैल्यू n बराबर 2 से करें या 1 से करें? 2 से या 1 से? 2 से या 1 से? 2 से। अगर हम 1 लेंगे तो 1 से छोटा और 1 के साथ कोप्राइम कुछ नहीं होता, वो खाली हो जाएगा और इम्पटी सेट कभी भी ग्रुप नहीं बनाता है। तो इसका मतलब ये एक गलत है, इसको कहां से होना चाहिए, 2 से होना चाहिए। व्हेन n इज इक्वल टू 2 4 p टू दी पावर m 2 इंटू p टू दी पावर m। अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर कैपिटल G कोई साइक्लिक ग्रुप है तो वो Zn के आइसोमॉर्फिक होगा, n ऑर्डर का अगर है तो। ठीक, अब इस टुकड़े में रिजल्ट जोड़ रहे हैं। कैपिटल जी को हम लोगों ने कहा कि अगर ऑर्डर ऑफ कैपिटल जी इज इक्वल टू एन है और जी साइक्लिक है तो जी आइसोमॉर्फिक होगा किसके, Zn के। और इसका मतलब यहां से हमको मिलता है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ये आपका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn के। और ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn आइसोमॉर्फिक है किसके, UN के। ये बातें हुई हैं, ठीक। तो यानी ये जिस दिन साइक्लिक होगा उस दिन ये साइक्लिक होगा, लेकिन ये साइक्लिक कब कब होगा, जब n की वैल्यू कितनी होगी, 2 4 p टू दी पावर m और 2 p टू दी पावर m। इसका मतलब अगर आपके ग्रुप का ऑर्डर, ध्यान देना, अगर आपके ग्रुप का ऑर्डर 2 हो 4 हो p की पावर m हो या 2p टू दी पावर m हो और आपका ग्रुप साइक्लिक बना रहे, ये शर्त है, क्योंकि जब तक साइक्लिक नहीं होगा तब तक Zn के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। तो ये केवल और केवल ऐसे केस में उन्हीं के साइक्लिक हो, मतलब उन्हीं के आइसोमॉर्फिक हो पाएगा जिनके लिए n बराबर 2 4 p की पावर m 2 p टू दी पावर। नॉर्मली हम ये जानते हैं कि किसी के भी आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, किसी के भी मतलब जैसे अगर आप ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू आप कर दो 15, तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 15 हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, और ये साइक्लिक है तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू कितना हो जाएगा, Z15 हो जाएगा। क्लियर हुआ? और अगर जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z15 हो गया तो इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ कैपिटल जी ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z15 के। और ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z15 आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, U15 के। लेकिन क्या U15 साइक्लिक होता है?
क्या U15 साइक्लिक होगा? सोच लो। क्या इनमें से किसी फॉर्म में जा रहा है? U15 हमेशा साइक्लिक नहीं होता। अरे जनरल बात करें, UN हमेशा साइक्लिक नहीं होता, तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn हमेशा साइक्लिक हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ग्रुप साइक्लिक है तो ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन जो होगा वो साइक्लिक हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बात भी यहां पर तय हो रही है। ठीक, UN is not always cyclic. It means automorphism of Zn is not always cyclic. It means automorphism of finite group capital G not always cyclic. क्लियर हुआ कि नहीं? इसी रीजन तो ये कब कब साइक्लिक होगा? कब कब साइक्लिक होगा? जवाब बहुत क्लियर है, जब आपके ग्रुप का ऑर्डर या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो p की पावर m टाइप का हो, और या तो 2p टू दी पावर m टाइप का हो। किसका ऑर्डर? ग्रुप का ऑर्डर या Z15 का ऑर्डर? ग्रुप का ऑर्डर। ठीक, क्योंकि हम लोग कहे हैं जी का ऑर्डर कितना माने थे? जी का ऑर्डर n माने थे, तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी आइसोमॉर्फिक था ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn के। जितना ऑर्डर इसका माने थे उसी के तो ये था। क्लियर हुआ कि नहीं? तो जिस दिन ग्रुप का ऑर्डर इनमें से किसी एक कैटेगरी में आकर के गिरेगा, उस दिन हम कह सकते हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी कैसा होगा? साइक्लिक होगा। अदरवाइज ये साइक्लिक होने वाला नहीं है, भले आपका जी साइक्लिक है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ? चलो लिखते हैं इस बात को। हाँ हाँ, फाइव ऑफ वन वन होता है ना, फाइव ऑफ वन वन, तो वो एडॉप्ट करें तो बात ठीक है। वो एडॉप्ट करें मतलब उसको हर बार हमको मेंशन करना पड़ेगा। फाइव ऑफ वन इज इक्वल टू वन, ये हम लोग बहुत शुरू में ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जब हम लोग आइलर्स फाइव फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन जब यूएन को डिफाइन करने लगते हैं तो यूएन को डिफाइन करने में इस बात को या तो हम बार बार बताएं, तब जा करके ये बात होगी। अगर हम सीधे लिख देंगे ना तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन होती रहती है। नॉर्मली वो शुरुआत वहीं से होती है, नॉर्मली शुरुआत वन से ही होगी। ठीक, लेकिन कई लोगों की कंफ्यूजन होती है कि U1 एक से छोटा और एक के साथ प्राइम, तो एक से छोटा और एक के साथ प्राइम पॉजिटिव इंटीजर कोई इस दुनिया में नहीं मौजूद है, क्योंकि एक से छोटा अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तो पॉसिबल ही नहीं उसका होना, क्योंकि एक से छोटे में इंटीजर अगर कुछ है तो वो या तो जीरो है या तो फिर नेगेटिव वाले हैं। आई बात है समझ में? तो फाइव ऑफ वन वो वन है, लेकिन U1 को डिफाइंड करें ये अभी पॉसिबल नहीं है इसमें। आई बात है समझ में? चलो भैया लिखना इस पे। UN is cyclic if and only if n is equal to this। इसका मतलब हुआ this implies that the automorphism of capital G is cyclic if and only if, ये केवल और केवल तब साइक्लिक हुआ if and only if n is equal to 2, 4, p की पावर m और 2p टू दी पावर m। ठीक, आगे जोड़ देना where p is odd prime, where p is odd prime, where p is odd prime। हाँ हाँ, n के बारे में लिख देते हैं एंड n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कैपिटल G। अब सही है? आल्सो G इज आइसोमॉर्फिक टू Zn, मतलब हमने G को साइक्लिक कह दिया है। G तो साइक्लिक है तभी तो Zn के आइसोमॉर्फिक होगा, तो सारा रिजल्ट हम Zn के बेस पे लिख रहे हैं। आल्सो की बजाय एंड लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। आल्सो का मतलब हम इस रिजल्ट से उस रिजल्ट की गारंटी देते हैं ऐसा लग रहा होगा, तो आल्सो की जगह पर एंड लगा दो। एंड G इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। बस तेजी से लिखो, अभी इसकी थ्योरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म बता दें, इसकी थ्योरी खत्म, न्यूमेरिकल चालू। और पता है कई न्यूमेरिकल में लगवा चुके हैं, कई न्यूमेरिकल जो इन्होंने एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे लगवा दिए हैं। हाँ, हम अपने हिसाब से 10-12 न्यूमेरिकल करवा दें, उसके बाद तुम लोगों के जिम्मे आ जाएगा। दिक्कत लगी?
मतलब हम सॉल्यूशन देंगे तुम लोगों को, ऐसा नहीं देंगे, लेकिन अब ट्राई तो खुद ही करना पड़ेगा मैक्सिमम। तो हम अगला वाला पढ़ाएंगे। अगला वाला कौन सा पढ़े थे? लैग्रांज और कोसेट्स। लैग्रांज और कोसेट्स बहुत अच्छा है वो भी चैप्टर। हो गया। बस इस पे और कुछ नहीं लेंगे, और इनमें कुछ ना लेने वाले। हेडिंग डाल दो, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म बताओ क्या था? ऑटोमॉर्फिज्म क्या था? सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर एक होमोमॉर्फिज्म था, तो सॉरी आइसोमॉर्फिज्म था, ठीक। तो उसको हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म बोल दिए, नाम दे दिया इनर ऑटोमॉर्फिज्म। मतलब ऑटोमॉर्फिज्म तो होगा ही होगा, तो डोमेन कोडोमेन दोनों कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ये जो शब्द जुड़ गया ना इनर, एक मैपिंग पढ़ियो, कॉन्जुगेशन, याद है? वो बाई एन एलिमेंट होता था, ये कुछ और नहीं, ये वही है, ठीक। जब आप ग्रुप के एलिमेंट से, जब आप ग्रुप के एलिमेंट से इंड्यूस्ड करते हो कोई आइसोमॉर्फिज्म, कौन सा? जैसे फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल जी, फाई ए व्हेन ऑपरेटेड ऑन एक्स रिजल्ट विल बी ए एक्स ए इनवर्स। तो ये एक आइसोमॉर्फिज्म होता है सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के बीच में, और इसी को हम लोग कहते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो जो कॉन्जुगेशन पढ़ करके आए हो उसी को इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं, कोई नई चीज नहीं। आई बात है समझ में? चलो लिख डालो। वही है, जब तक ना कोई चीज पढ़े ना रहो तब तक लगता है अरे बड़ा बड़ा अजीब सा है, अजीब सा है, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। बाकी ऑलरेडी ये पढ़ा जा चुका है। सेम सिचुएशन ऑर्बिट के साथ हुई थी कि नहीं हुई थी? भले अभी ऑर्बिट पढ़ा नहीं गया है, अब मैक्सिमम ऑर्बिट क्या ना ग्रुप एक्शन में पढ़ा जाता है। ऑर्बिट का जो किस्सा है, ग्रुप एक्शन जब पढ़ा जा रहा था तो ग्रुप एक्शन में पढ़ा जाता है, लेकिन उसको इधर भी पढ़ा देंगे। उसमें ग्रुप एक्शन को बहुत ज्यादा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। ग्रुप एक्शन बड़ा टॉपिक है, वो एमएससी लेवल पर खेला जाता है, बीएससी लेवल पे नहीं होता उसका। लेकिन किस्सा उसका चाहे वहां डील कर लो ग्रुप, उसमें ग्रुप एक्शन में, और चाहे यहां अलग से ऑर्बिट की डेफिनेशन लिख के ऑर्बिट वगैरह पढ़ा लो, और कुछ नहीं। केवल इतना है, परमुटेशन में ऑर्बिट के सवाल आएंगे तो इतना ये डिसजॉइंट साइकिल में लिख डालो, एलिमेंट जिस डिसजॉइंट साइकिल में पड़ा हुआ है उसी की लेंथ ले लो बस खाली, और वही उसका ऑर्बिट बन जाएगा। क्लियर हुआ? इनर ऑटोमॉर्फिज्म में लिखना हेडिंग डाल करके, बोले इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ कैपिटल जी, inner automorphism of capital G is an automorphism, inner automorphism of capital G is an automorphism, ये एक ऑटोमॉर्फिज्म ही होता है, obtained by, जो प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जाता है, obtained by, obtained by conjugation by an element, obtained by conjugation by an element, मिला लेना। इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, किसी ग्रुप का जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, वो एक ऑटोमॉर्फिज्म ही होता है, ऑब्टेन्ड। लेकिन ये ऑटोमॉर्फिज्म मतलब ये जो मैपिंग है वो फाइंड आउट की जाती है, प्राप्त की जाती है कैसे? बाई कॉन्जुगेशन बाई एलिमेंट, एलिमेंट के कॉन्जुगेशन से ना, या फिर कॉन्जुगेशन जो कि किसी एलिमेंट के द्वारा किया जा रहा है, उससे जो मैपिंग हमको मिलती है वही मैपिंग हमारी क्या कहलाती है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। लिखना दैट इज, अर्थात, या और करके लिख दो, और ओरिजिनल डेफिनेशन दे दे रहे हैं। और लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, और लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, let capital G be a group and let small a be a member of this group capital G, full stop. The function या the mapping, the mapping phi a defined by when phi a operated on x, this gives a x
ए इनवर्स किसके लिए? फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल जी। ग्रुप में मौजूद किसी भी एलिमेंट के लिए जब एलिमेंट ए के लिए इंड्यूस्ड हुई मैपिंग फाई ए एक्स पर ऑपरेट करेगी तो ये एलिमेंट एक्स को सैंडविच करेगी ए के और ए के इनवर्स के बीच में। एक और पढ़े हो कुछ? क्या ऐसे ही तुमने लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा हुआ है, राइट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा हुआ है? वो भी तो यही सब कुछ हो रहा था, याद आया कि नहीं? लिखना आगे। इज कॉल्ड, ये मैपिंग कहलाती है, द मैपिंग फाई ए डिफाइंड बाय दिस इज कॉल्ड, कही जाती है, इज कॉल्ड द इनर ऑटोमॉर्फिज्म, द इनर ऑटोमॉर्फिज्म is called the inner automorphism of capital G, of capital G induced by A, induced by A। ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है यही मैपिंग, और ये इंड्यूस्ड बाय ए होती है। इसका मतलब हर एलिमेंट के लिए आपको एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगा, हाँ या ना? अगर ग्रुप में 10 एलिमेंट है तो आपको 10 इनर ऑटोमॉर्फिज्म मिलेंगे, लेकिन मैंने ये कहीं नहीं कहा कि 10 के 10 डिफरेंट होंगे। इन 10 में से कुछ सेम भी हो सकते हैं और कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ग्रुप अबेलियन हो गया, अगर आपका ग्रुप अबेलियन हो गया तो आपको केवल और केवल एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगा, और वो कौन होगा? आइडेंटिटी में। रीजन जानते हो क्यों? ग्रुप के अबेलियन होते ही फाई ए में एक कोई भी एलिमेंट हो, जब ये ए एक्स ए इनवर्स देगा तो कम्यूटेटिविटी की वजह से ए किस पर ऑपरेट करे? एक्स पर। तो ए इनवर्स एक साथ एक्स, ये दोनों खप के आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू एक्स। तो हम कहते हैं तुम कोई भी एलिमेंट उठाओगे, हर बार उस एलिमेंट के लिए इंड्यूस्ड हुई जो मैपिंग फाई ए होगी वो सेम एलिमेंट को सेम पर मैप कर देगी कि नहीं कर देगी। इसका मतलब अगर आपके पास 100 एलिमेंट भी है ना, तो उन 100 एलिमेंट के लिए इंड्यूस्ड हुए जितने भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म होंगे वो कोई और नहीं, केवल और केवल कौन सी मैपिंग? आइडेंटिटी। तो यहां से एक बात और पता चल रही है कि हम जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म वगैरह पढ़ रहे हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म का मेन डीलिंग अगर कहीं पर होगा तो नॉन अबेलियन ग्रुप के लिए होगा। अबेलियन ग्रुप में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई बातें समझ में? तो इसका मेन जो फोकस होता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म पर का, वो केवल और केवल कौन होता है? नॉन अबेलियन ग्रुप होते हैं। लिखना, फ्रॉम एबव डेफिनेशन, स्टार करके ऐसा लिख देना, फ्रॉम एबव डेफिनेशन, फ्रॉम एबव डेफिनेशन फ्रॉम एबव डेफिनेशन वी कैन क्लियरली से दैट, हम स्पष्टता कह सकते हैं कि वी कैन क्लियरली से दैट, हम स्पष्ट रूप से ये बात कह सकते हैं कि से दैट करस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के करस्पॉन्डेंस में ऑफ कैपिटल जी, देयर एग्जिस्ट, यहां मौजूद होगा, देयर एग्जिस्ट एन ऑटोमॉर्फिज्म, an automorphism, there exists an automorphism of capital G। हर एलिमेंट के करस्पॉन्डेंस में यहां पर कैपिटल जी का एक ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। हेडिंग डाल देना, नोटेशन। नोटेशन, नोटेशन में लिखना, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म the set of all inner automorphism of capital G is denoted by
is denoted by I double n of G. I double n of G, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G। ये आपका कैपिटल G के ऊपर जितने भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड हो सकते हैं उन सब का कलेक्शन I डबल एन ऑफ G यानी इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इस तरीके से डिनोट किया जाता है। नोट कर लो। पता हम ये बात प्रूफ नहीं कराएंगे कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G भी एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। अब हम कुछ चीजें एकदम रिजल्ट के तौर पर लेंगे, उसको प्रूफ नहीं कराएंगे, ठीक। सेमेस्टर वाला तुम लोगों को करवा ही रहे हैं प्रूफ, तुम लोगों में दिक्कत तो है नहीं, तो इसको हम लोग रिजल्ट के तौर पर लेंगे, क्योंकि प्रूफ कराएंगे ना तो ऐसे बहुत सारे प्रूफ होते चले जाएंगे, इसीलिए काफी सारी चीजें अब बिना प्रूफ के चलेंगी। मिटा दीजिए पूरा। चलो रिमार्क लिखना। रिमार्क में सबसे पहला द इनर ऑटोमॉर्फिज्म द इनर ऑटोमॉर्फिज्म are of interest only in the case of non-abelian group ठीक। इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो मेन इंटरेस्ट होता है, ठीक, या इसकी तरफ जो लोगों का झुकाव होता है वो केवल और केवल एक वजह से होता है कि या इसका झुकाव बहुत ज्यादा होगा तो नॉन अबेलियन ग्रुप की तरफ होगा। उसका रीजन है अबेलियन ग्रुप की तरफ सारे इनर ऑटोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी में रिड्यूस हो जाएंगे। लाइन चेंज करके इस बात को लिख लेना। इन द केस of an abelian group किसी abelian group के केस में, in the case of an abelian group they reduced to the identity automorphism they reduced ये बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं to the identity automorphism बहुत तेज आवाज है इस तरीके आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर ग्रुप अबेलियन हुआ तो इनर ऑफ जी इसकी कार्डिनलिटी हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। दैट इज इफ जी इज अबेलियन, दैट इज अर्थात इफ कैपिटल जी इज अबेलियन, अगर ग्रुप कैसा हो गया? अबेलियन हो गया, then inner automorphism of G is equal to only epsilon, जहां पर epsilon is equal to identity map, ठीक। और इसका मतलब ये हुआ so the order of the cardinality of inner automorphism of G is equal to only 1। नोट कर लो। आज हम कुछ ज्यादा साफ सुथरा लिख रहे हैं, अभी गंदा गंदा लिखना शुरू करते हैं, ध्यान आ गया हमको। पहले हम मजेदार लिखते थे, पहले हम लिखते थे जैसे पहाड़ पे लिख रहे हैं, ऊपर से लिखना शुरू करते थे नीचे आते थे, नीचे लिखना शुरू करते ऊपर जाते थे, तो एकदम लाइन से नहीं बनता था, जैसे अभी बोर्ड पे सीधी लाइन पे लिखते हैं।
मतलब थोड़ा तिरछा है, ये हम अपने आप ही कह दे रहे हैं। जैसे यहां से उठाए थोड़ा सा ऊपर हो गया हल्का सा, फिर नीचे आया हुआ है। लेकिन जब नए नए थे पढ़ाने में, हम मार्कर से बिल्कुल लिखते नहीं बनता था। मार्कर से लिखने में इधर से गए उधर, उधर से गए नीचे, अप एंड डाउन, जैसे दांत वांत नहीं होते हैं वैसे वाले दांत थे, चूहे की तरह, आगे के दो बड़े बाकी सब छोटे छोटे। अभी तो ठीक हो गया। 13 में सही सलामत लिखने लगे थे, 12 में वैसे ही लिखे थे पूरा पूरा, 13 से हम सही सलामत लिखने लगे थे। मिटा दिया जाए। ये हम ऑन किए थे आज, चल रहा है। कुछ ना कुछ काटेंगे। थ्योरम लिखना, थ्योरम है लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस रिजल्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा। थ्योरम लिखना, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ठीक, इज अ ग्रुप, इज अ ग्रुप। अच्छा ये बताओ, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी जो था, क्या वो भी ग्रुप बनाया था? ऑटो ऑफ जी वो भी ग्रुप बनाया था, और सारे इनर ऑटोमॉर्फिज्म तो होते ही हैं, तो इसका मतलब ये उसका क्या होगा? सब ग्रुप होगा। ठीक, लिख देना। इनफैक्ट, वास्तविकता में, इनफैक्ट इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज अ सबग्रुप ऑफ, इज अ सबग्रुप, इज अ सबग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ये ऑटो ऑफ जी का क्या हो जाएगा? एक सब ग्रुप हो जाएगा। भैया पहले बता दे रहे हैं, प्रूफ नहीं देंगे क्योंकि इस पे हम टाइम खोटा करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ठीक, और सुनो, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी निकालना ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक है आप तुरंत का तुरंत बता दोगे, नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये एक रूटीन प्रोसेस है। ठीक, और आपको इसे रूटीन प्रोसेस में ही निकालना पड़ेगा। जैसे अगर न्यूमेरिकल में कह दिया ना कि किसी सेट का एक फाइनाइट सेट दे दिया और कह दिया कि इस सेट के लिए आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी निकालिए, तो अब आपको प्रॉपर वे में पूरा करना पड़ेगा और उसके बाद ही आएगा। ठीक, शॉर्ट ट्रिक नहीं है कोई भी। लिखना, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन हम इसी पर सिखाएंगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी निकालना। तुम लोग भी यहीं पर ही सीख लो इस बात को। ठीक, वहां तो है ही है, वहां शायद निकाले भी हैं हम। इनर आउट किसका निकाले थे? किसका? S3 का, S3 का निकाले हुए थे ना, यहाँ डाइहेड्रल का निकाल देते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ D4, फाइंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ D4। D4 के सारे इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालिए। अब D4 की टेबल याद रखना, बनवाए हुए हैं ना, उसी D4 की टेबल से काम होगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले D4 पूरा लिख डालो कि D4 में कौन कौन आते हैं। D4 का मतलब डाइहेड्रल ग्रुप। सबसे पहले R0, फिर कौन आएगा? R90, अगला R180, R270, फिर H आएगा, B आएगा, D और D डैश आएगा। तुम लोग भी डाइहेड्रल पढ़ लिए हो, पुराने वाले वीडियो से डाइहेड्रल पढ़ लिए हो? हाँ, डाइहेड्रल तो एकदम शुरुआत में है शायद। डाइहेड्रल का वीडियो नहीं बनाए हैं? नहीं बना है, डाइहेड्रल का बना है। हाँ, मैंने गैलियान से ही पढ़ाया है। ठीक, और शायद डाइहेड्रल ग्रुप मैंने सबसे पहले पढ़ाया है। हाँ, सबसे पहले D4 पढ़ाए, फिर D3 पढ़ाए हैं ना। हाँ, सवाल भी चूंकि हम गैलियान का पैटर्न लेकर के चल रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कहते हैं? अच्छा सुनो 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 सुनो, याद है याद है, मैंने शुरू से गैलियान नहीं फॉलो किए। हाँ, रोक दो इनको, रोक दो। हाँ, पढ़े हुए हो तुम लोग तब ठीक है। चलो भैया, वन बाई वन शुरुआत करते हैं। लिखना, सबसे पहले इधर हम लोग x लिख लेंगे। ऑन कर दो।
इधर हम लोग x कर देंगे। अब सुनो, कितने एलिमेंट हैं आपके पास? 8। तो हाँ, ये 8 के 8 एलिमेंट इनर ऑटोमॉर्फिज्म को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक। इंड्यूस्ड बाई एलिमेंट होता है ना, इंड्यूस्ड बाई ए। तो सबसे पहले फाई आर जीरो काम करेगा। सबसे पहले कौन काम करेगा? फाई आर जीरो। तो x के ऊपर ऑपरेट करेगा कौन? फाई आर जीरो। और ये इसको भेजेगा कहां पर? ये इसको भेजेगा आर जीरो एक्स आर जीरो इनवर्स, यहां पर भेजेगा, ठीक। अब ये लिस्ट तैयार करते हैं। चलो, x को सबसे पहले लिख दो। x कौन है? आर जीरो। फिर कौन हो गया? आर 90। आर 90 के बाद आर 180। आर 180 के बाद आर 270। आर 270 के बाद एच बी डी और डी डैश। ये आ तो जाएगा ना यहां तक? आ रहा है? डी डैश नहीं आ रहा है। हाँ, ये मिटा दे। ये मेरे बचपन वाली बात बोले, डी फॉर खो दीजिए। हम लोग ऐसे कहते हैं, खो देन खो देन खो देन, रबड़ से मिटाने वाले को हेरे खो दे। यहां पर हम लोग लिखें एक्स। एक्स के ऊपर ऑपरेट करेगा फाई आर जीरो और रिजल्ट में आएगा आर जीरो एक्स आर जीरो इनवर्स। चलो, यहां पर अपने पास आएगा सबसे पहले आर जीरो। फिर कौन होगा? आर जीरो के बाद आर 90। आर 90 के बाद आर 180। आर 180 के बाद आर 270। आर 270 के बाद एच वी डी और डी डैश। चलो भैया, ऑपरेट कराओ आर जीरो। अब यही एक्स है, एक्स को बीच में करो। आर जीरो आर जीरो आर जीरो इनवर्स, यानी अपने को मिला केवल और केवल कौन? आर। तो आर जीरो मैं कौन? आर जीरो। इन पर आना, ये है आर जीरो, ठीक। और आर 90 बीच में सैंडविच होगा। आर 90 आर जीरो इनवर्स। मेरे को पता है रोटेशन आपस में कम्यूट करेंगे करेंगे, तो आर जीरो ये दोनों खत्म। या आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी इटसेल्फ, रिजल्ट में कौन आएगा? आर 90 ही आएगा, ठीक। आर जीरो आर 180 आर जीरो इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी इटसेल्फ। आइडेंटिटी कहीं ऑपरेट करेगा, रिजल्ट को चेंज नहीं करेगा। रिजल्ट में आर 180, ठीक। फिर आर जीरो आर 270 आर जीरो इनवर्स आएगा आर 270। कहानी अब बदलेगी, यहां से गड़बड़ होना चालू हो सकता है। हाँ, आर जीरो एच आर जीरो इनवर्स, भले वो ना गड़बड़ हो, तुम्हारे दिमाग में अब बात आनी चाहिए। रोटेशन कम्यूट करते हैं वहां कभी गड़बड़ी नहीं होगी, यहां से गड़बड़ हो सकता है। ये कहानी हमेशा दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। हाँ या ना? वो नहीं बदलेगा, ये बात सही है, क्योंकि आइडेंटिटी है वो नहीं बदलेगा। लेकिन आइडेंटिटी के अलावा कोई होगा तो यहीं से बदलना चालू करेगा और कहीं नहीं। आर जीरो इनवर्स एच के साथ कम्यूट कर जाएगा, या आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी इटसेल्फ। तो एच पर आइडेंटिटी ऑपरेट करेगी, एच ही देगी। तो ये रिजल्ट एच ही रहा। इसके बाद आर जीरो वी आर जीरो इनवर्स वी ही आएगा। फिर आर जीरो डी आर जीरो इनवर्स, ये आपका डी आएगा। आर जीरो डी डैश आर जीरो इनवर्स, ये आपका डी डैश आएगा। क्लियर हुआ? फाइव आर 90 बनाते हैं, फाइव आर 90। तो यहां पर लिखते हैं फिर से एक बार, x फाइव आर 90 और यहां पर आर 90 x आर 90 इनवर्स। चलो शुरुआत करो। आर जीरो आर 90 आर 180, इसके बाद फिर अगला कौन होगा? आर 270 आर 270 के बाद एच वी डी डी डैश। चलो ऑपरेट कराते हैं। आर 90 आर जीरो आर 90 का इनवर्स। आर 90 का इनवर्स कितना होता है? आर 270, ठीक। तो ये हो गया आर 270 आर जीरो के साथ ऑपरेट करके आर 270।
R270 और R90, R0, ठीक। रिजल्ट में आया कौन? R0। इतना टिकड़म ना भिड़ाना हो तो वैसे सुन लो, ये दोनों रोटेशन है, एक दूसरे से कम्यूट करेंगे, पलट गया R90 इनवर्स कैंसिल आउट, रिजल्ट में R0, ठीक। इसके बाद R90 और R90 का इनवर्स, R90 इनवर्स कैंसिल आउट किया, आया कितना? R90। यहां से R180 R180 और R90 का इनवर्स, वापस वही बात, दो रोटेशन आपस में कम्यूट किए, R90 इनवर्स कैंसिल आउट हुआ, रिजल्ट में बचा रहेगा R180। तुम एक चीज गौर करो, R0 अभी बराबर आ रहा है, R90 बराबर आ रहा है, R180 अभी बराबर आ रहा है, ठीक। तो अभी लग रहा है कि फाई R0 फाई R90 दोनों सेम इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो रहे हैं, अभी लग रहा है ऐसा। अब की बात, R90 R270 और R90 का इनवर्स, फिर वही कम्यूट किया, R90 इनवर्स कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया? R270। कहानी यहां पर देखो, R90 H R90 इनवर्स। अब एक काम करो, सबसे पहले H R90 इनवर्स कितना होता है? R270। अगर टेबल देखो तो H R270 से ऑपरेट करके कितना देगा? कितना? D डैश। और ये हो गया D डैश, D डैश के साथ जब R90 प्री ऑपरेट करेगा तो क्या देगा? V देगा। तो यहां पर आ गया अपने पास V। हाँ या ना? ठीक। अब हम लोग केवल और केवल ना D4 की टेबल से काम कर रहे हैं, केवल D4 की टेबल से। गैलियान कहाँ गए? अभी अभी तो थे मेरे पास। वहां रखे हैं। टेबल तुम लोगों के पास पीछे है ना? टेबल खुली हुई है? आठवां एडिशन, लो टेबल तुम लोग। मिल गई टेबल? अब इसी टेबल से देखते रहना, ठीक। हाँ, क्योंकि अब ना वो चीज ना बड़ी खराब लगेगी कि हम चले फिर स्क्वायर बनाना चालू करें, रोटेट कराएं, वो उतना टाइम टेकन है, उससे अच्छा हम लोग सीधे भरे टेबल देख करके। आई बातें समझ में? ठीक। एक बार की मेहनत कर चुके हैं, दोबारा काहे के लिए किया जाए। चलो R90, ठीक। इसके बाद V R90 इनवर्स, ठीक। दिस इज इक्वल टू R90 इनवर्स मतलब R270, V R270 कितना? D। और R90 D पर ऑपरेट करे कितना देगा? H। तो यहां पर अपने पास आया H, ठीक है। तुम गौर करो, चीजें बदल चुकी हैं। फाई आर जीरो मतलब ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म इंड्यूस्ड बाय R0 और ये इंड्यूस्ड बाय R90। रोटेशन तक तो सब मामला ठीक था, लेकिन जैसे रिफ्लेक्शन में घुसे, इसका H था और इसका B था। यानी एक बात तय है, ये अलग इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा, ये अलग, दो इनर ऑटोमॉर्फिज्म आपको मिल चुके हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बाद फिर R90, ठीक। इसके बाद R90 इनवर्स R270, ठीक। DR270 फिर R90 ऑपरेट कराओ, कितना मिलेगा? D डैश, D डैश। अब R90 D डैश R90 इनवर्स, ये कितना मिलेगा? D मिलेगा, ठीक। तो भैया R0, फाई R0 और फाई R90 दोनों डिफरेंट इनर ऑटोमॉर्फिज्म आपको अब तक मिल चुके हैं, नोट कर लो। यही प्रोसेस होता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म को निकालने का, इसलिए हमेशा छोटे सेट पर ही दिया जाएगा। बनता तो उस पर ही निकालेगा कौन? किसमें? सेम सेम प्रोसेस होता है। या तो आप आइसोमॉर्फिज्म से डील करो, आइसोमॉर्फिज्म से डील करना हमेशा आसान पड़ता है, इसीलिए तो कहते हैं जब आपके ग्रुप का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो आइसोमॉर्फिज्म ही आपको बचा सकता है। खोज लो सबसे आसान वाला किसके आइसोमॉर्फिक होगा, उठा करके उसी की पटक दो, काम खत्म। आप सोचो जैसे हाँ, कोई साइक्लिक ग्रुप है इनफाइनाइट ऑर्डर का, ठीक। ऐसे ही उसका डीलिंग होती है। अगर साइक्लिक ग्रुप आपका इनफाइनाइट ऑर्डर का है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास केवल दो ऑटोमॉर्फिज्म आएंगे, और तो आएंगे नहीं। और जब केवल दो ऑटोमॉर्फिज्म आएंगे तो इसका मतलब इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो होंगे ना, इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो होंगे आपके, वो या तो दो होंगे या तो दो से कम होंगे।
और क्यों? क्योंकि इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज द सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। हाँ, एक ही बचेगा, क्योंकि अगर वो साइक्लिक है तो अबेलियन है, और अबेलियन है तो ऑब्वियस सी बात है, खत्म वहीं पर बात ना, सबके सब आइडेंटिटी पे रिड्यूस हो जाएंगे। आई बात है समझ में ना, इसीलिए वहां आसानी पड़ती है। तो कभी ये टेंशन ना लो ना, तुम इतना हार्ड वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाने वाले। अब चूंकि है चीजें आगे चल करके साइलो पैकेज में काम आएंगी, इसलिए अभी हम लोग इसको ऐसे पढ़ रहे हैं। बाकी ये ना सीएसआईआर नेट के लेवल पर तो ये अच्छा खासा खेल लेंगे इसको, लेकिन आईआईटी जैम में इसमें नहीं खेलने वाले हैं, इतना हार्ड नहीं उठाएंगे कि इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप के बारे में पूछना चालू कर दें वहां। चलिए आगे बढ़ा जाए, मेरे को ना मजबूरी है, इनको रखना भी पड़ेगा अपने पास ऐसे ही। चलो, x गोस टू, अब इंड्यूस्ड बाई फाइव आर 180, फाइव आर 180। अच्छा सुनो, दिमाग में एक बात आ रही है, ये जो फाइव आर जीरो है, इसमें आर जीरो सेंटर का है, सबके साथ कम्यूट करेगा, आर 180 सेंटर का है, सबके साथ कम्यूट करेगा, ठीक। आर जीरो इटसेल्फ ओन इनवर्स, आर 180 इटसेल्फ ओन इनवर्स, ये दोनों इटसेल्फ ओन इनवर्स, एक दूसरे के इनवर्स नहीं है, लेकिन सेंटर में होने की वजह से ये और वो बराबर बैठ जाएंगे, सभी के साथ कम्यूट करेंगे, सब पलट पलट करके अपने इनवर्स को कैंसिल आउट करके रिजल्ट सेम दे रहे होंगे। देखना कितना होगा, आर 180 एक्स आर 180 इनवर्स। चलो देखना, सबसे पहले आर जीरो पर अपने को क्या मिला, आर 180 आर जीरो आर 180 इनवर्स, फिर कम्यूट कराओ आर जीरो, आर आर जीरो के बाद कौन आता है, आर 90, आर 90 पे क्या होगा, आर 180 आर 90 और आर 180 इनवर्स, आर 90 आर 180 इनवर्स कैंसिल, आर 180 इनवर्स आर 180 से कैंसिल आउट हुआ, कितना बचेगा, आर 90। इसी तरीके से आर 180, ये तो अपने आप ही खत्म, 180 आर 180 आर 180 इनवर्स आर 180, फिर आर 270, ये आपका होगा आर 180 आर 270 और आर 180 इनवर्स, रिजल्ट में आएगा आर 270। फिर अपने पास कौन आता है, एच को देखो, आर 180 एच आर 180 इनवर्स, चूंकि आर 180 सेंटर में है तो आर 180 एच के साथ कम्यूट कर जाएगा, तो एच किनारे आ जाएगा, आर 180 आर 180 इनवर्स नलिफाई हुआ, कितना आया, एच। इसी तरीके से एच के बाद वी में आर 180 वी आर 180 इनवर्स इज इक्वल टू वी डी आर 180 डी आर 180 इनवर्स डी, और लास्ट डी डैश आर 180 डी डैश आर 180 इनवर्स इज इक्वल टू डी डैश। और पता है यहां पर अब हम लोग नीचे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, या दिस इंप्लाइज दैट फाइव आर जीरो इज इक्वल टू फाइव आर 180, मतलब ये दो इनर ऑटोमॉर्फिज्म आपस में बराबर होंगे। अब बनेगा आर 270 के लिए, और चूंकि आर 90 आर 270 एक दूसरे के इनवर्स हैं, इसलिए उम्मीद है कि ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ये मिटा दें आर जीरो वाला, चल लिखना x, इसके बाद यहां पर फाइव आर 270, यहां पर आएगा आर 270 x आर 270 इनवर्स। चल भैया शुरुआत करो, आर जीरो सबसे पहले, आर जीरो लो, तो आर 270 आर जीरो आर 270 इनवर्स, आर 270 का इनवर्स मतलब, अरे वो कम्यूट करेगा तो केवल और केवल आर जीरो, कौन भी मतलब काम बढ़ाए, आर 90
R270, R90, R270 का इनवर्स, फिर कम्यूट किया तो R90। इसी तरीके से R180, R270, R180, R270 इनवर्स इज इक्वल टू R180, R270, 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 R270 इनवर्स, रिजल्ट में R270। ठीक, चलो अब बारी किसकी, अब बारी H की। तो H के R270 ऑपरेटेड ऑन H एंड दिस ऑपरेटेड ऑन R270 का इनवर्स, बोलो कितना आएगा। H और R90, HR90 कितना V, और R270, अच्छा टोटल V, ठीक ये भी सही है, टोटल V आएगा। H के बाद फिर अगला है V, R270, V, R270 का इनवर्स, टेबल देख लो H। ठीक, इसके बाद फिर D पे आते हैं, D पे R270, D, R270 का इनवर्स, ये कितना आएगा D डैश, D डैश, और लास्ट में D डैश आते हैं, R270, D डैश, R270 का इनवर्स इज इक्वल टू D। तुम जरा कंपैरिजन करो, जस्ट बगल बगल दोनों रखे हुए हैं, R270 और फाई R90 दोनों बगल बगल है, दोनों सेम है, तो यहां से ऐसे हम एरो बना देते हैं। तुम लोग नहीं बना सकते, तुम लोग सीधे लिखना फाई R90 इज इक्वल टू फाई R270। अब तक कितने मिले, केवल दो, फाई R0, फाई R90 और फाई, और कोई नहीं, कौन सा, हाँ काउंटिंग में केवल दो गिने जाएंगे, क्योंकि वे आपके फाई R0 फाई R180 बराबर हो गए, फाई R90 फाई R270 बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों एक बार, वो दोनों एक बार, तो केवल अभी तक आपको दो इनर ऑटोमॉर्फिज्म मिले हुए हैं, अभी बाकी एलिमेंट बचे हुए हैं, उन पे देख लेते हैं। देखने में अच्छा लगता है, टेबल बनती है इसकी ना, बगल 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 बगल, जैसे वो बाजार से सब्जी और आटा दाल चावल खरीदने की एक लिस्ट बन रही है, एकदम करीने सजी हुई लिस्ट जाती है। एक्स फाई एच, और अब कौन होगा ये एच एक्स एच इनवर्स। अच्छा एक चीज और गौर करो, एवरी रिफ्लेक्शन इटसेल्फ ओन इनवर्स, हाँ या ना, तो हम इसको ये ना लिख के, क्या हम इसको एक्स एच एच एक्स एच ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिकॉज एवरी रिफ्लेक्शन इटसेल्फ ओन इनवर्स। तो सोचो ऑपरेट कराना चालू करो, सबसे पहले आएगा R0, R0 का होगा एच R0 एच, रिजल्ट विल बी R0, क्योंकि आइडेंटिटी कम्यूट विद H, और H स्क्वायर आइडेंटिटी इटसेल्फ ओन इनवर्स। R90, R90 के लिए अपने पास क्या हो गई है H R90 H, चलो भैया टेबल देखो HR90H कितना आएगा, रोटेशन ही आएगा R270, R270, ठीक, इसके बाद फिर R180, R180 H, R180 H, चूंकि R180 सेंटर में है तो H के साथ कम्यूट कर जाएगा, तो ये आपको R180 ही देगा, H इंटू H, H स्क्वायर, दैट इज आइडेंटिटी R180। इसके बाद R270 H, R270 H इज इक्वल टू, ये कितना देगा R90, R90। इसके बाद H को लाते हैं, तो H H H H इंटू H, H स्क्वायर, H स्क्वायर का मतलब आइडेंटिटी, तो केवल बचा कितना H। इसके बाद फिर अपने पास V, H V H इज इक्वल टू V चेक कर लो, H V H V आएगा, पहले VH करा लेना फिर H, कितना आ रहा है
अच्छा VHR0 तो केवल H ही बचेगा। हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, VHR0 है नहीं, ऐसा हुआ तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। कंफ्यूजन हुई? पहले ये देख लो VH क्या होगा, VH कितना होगा R180, और फिर HR180 कितना होगा, V होगा, सही है ठीक। HV D, D पे आना, HDH इज इक्वल टू, ये आपका आएगा D डैश और D डैश H D डैश H इज इक्वल टू D, ठीक। 5H हो गया। अब 5V देख लो, क्या पता 5V इसके बराबर आ जाए, ठीक। इसी के जस्ट बगल में निकाल रहे हैं, X इंड्यूस्ड बाई 5V और ये हो जाएगा V X V इनवर्स, लेकिन चूंकि एवरी रिफ्लेक्शन इटसेल्फ ओन इनवर्स तो ये एक्चुअल में है V X V। जानते हो क्यों निकाल दे रहे हैं? गैलियान में एक सवाल है और इसको हम एग्जांपल पे इधर ही कर ले रहे हैं, तो वहां लिख देगा ऑलरेडी डन, चाहे मेहनत वहां करो चाहे मेहनत यहां करो। एक बार सीख जाओगे किस तरीके से निकाला गया है, आगे तो बस काउंटिंग काउंटिंग होगी। चलो ऑपरेट कराओ फिर से, देखो कितना आएगा। सबसे पहले R0 पर ऑपरेट कराओ तो कितना होगा ये, V R0 V इज इक्वल टू R0, नहीं हाँ R0 ही रहेगा, ठीक। इसके बाद R90 के लिए V R90 V कितना आएगा, R270, फिर R180 पे लाओ, R180 के लिए V R180 V इज इक्वल टू R180, क्योंकि सेंटर में है कम्यूट कर जाएगा, V स्क्वायर आइडेंटिटी आया। इसके बाद R270 में V R270 और V, ये आपका R90 आएगा, ठीक। अब H पर आते हैं, H पर तो ये अपने पास आया V H V इनवर्स, इनवर्स का है HV, ये अपने पास कितना आएगा V, ये V आएगा कि H आएगा, चेक करो, H आएगा, H चेक कर लेना, H ही आएगा ना, बस ठीक। इसके बाद फिर V पर आते हैं, V पर तो V H V इज इक्वल टू, ये मेरे पास कितना आएगा V, ये V आएगा, अरे ऊपर वाला सेम काहे लिख रहे हैं, और ये V V V तो V V V स्क्वायर दैट इज आइडेंटिटी और बचा V। इसके बाद D पर आते हैं, V D V, ये अपने पास कितना आएगा D डैश, और इसके बाद फिर D डैश पर आते हैं तो V D डैश V इज इक्वल टू D। क्या दोनों बगल बगल एकदम सेम टू सेम नजर आ रहे हैं? यानी यहां से अपने को मिल जाता है phi H इज इक्वल टू phi V। कितने हो गए टोटल? 3 हो गए। phi R0 phi R180 बराबर है तो कोई एक ही कंसीडर होगा, phi R0 कंसीडर कर लिया। phi R90 phi R270 बराबर है, एक वो कंसीडर हो गया। phi H phi V बराबर है, ये हो गया, 3 हो गए। पता है phi D डैश ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो phi D डैश दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए अब हम इन दोनों को निकालेंगे नहीं, सिमिलरली लिख देंगे, चलेगा? सिमिलरली लिख दे, चलेगा? Similarly we can show that, similarly yeah, in the same way we find that, in the same way, doing in same, पता नहीं क्या होती है अंग्रेजी, in the same way we find that phi D is equal to phi D dash, so इसलिए the inner automorphism of D4 is equal to, कौन कौन सा हुआ, एक तो हुआ आपका phi R0, फिर हुआ phi R90, ठीक। phi R0 phi R180 बराबर है,
फाई आर 90, फाई आर 270 बराबर है, और कौन सा है, फाई एच है, और फाई एच के साथ साथ फाई डी है, फाई डी, नोट कर लो। 4 ऑर्डर का ग्रुप अबेलियन होता है, हाँ या ना, 4 ऑर्डर का ग्रुप अबेलियन होता है, तो एक बात तो तय है कि भले D4 अबेलियन ना हो, लेकिन उसका इनर ऑटोमॉर्फिज्म कैसा आ गया, अबेलियन आ गया, नोट कर लो। आगे एक रिजल्ट मिलेगा, अभी हम उसको नोट में यहीं पर लिख ले रहे हैं, ठीक है। सुनो, D4 का ऑर्डर कितना होता है, D4 का ऑर्डर 8, और D4 के सेंटर का ऑर्डर 2, 5 0 और सॉरी 5 0 कर रहे हैं, R0 और R180, ठीक है। 8/2, 8/2 4, इसका ऑर्डर 4 है कि नहीं, इसका ऑर्डर 4 है, ठीक। आगे हमको एक रिजल्ट मिलेगा, इसको हम यहीं पर नोट में लिख लेंगे। रिजल्ट होता है द इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू कोसेंट ग्रुप। अभी कोसेंट ग्रुप पढ़े नहीं है, इसीलिए करें आगे मिलेगा कोसेंट ग्रुप जी ऑब्लिक सेंटर ऑफ जी। अब कुछ लोग ऑब्लिक लिखते हैं, कुछ लोग बटे में लिख देते हैं, ठीक। तो ये आपका कोसेंट ग्रुप है। तुम लोगों को लीनियर अलजेब्रा वालों कोसेंट ग्रुप याद आया ना, तुम लोगों को भी याद है ना कोसेंट ग्रुप क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल, द कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट, चाहे आप लेफ्ट कोसेट बोलो चाहे राइट, उधर लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है। यहां पर, यहां पर लेफ्ट और राइट कोसेट अलग अलग हो सकते हैं, हाँ या ना, यहां लेफ्ट और राइट कोसेट अलग अलग हो सकते हैं, ये तो मानते हो भाई, आपका ग्रुप अगर अबेलियन है तभी तो लेफ्ट कोसेट बराबर राइट कोसेट होगा, नहीं माने, सहमत हो। लेकिन ये किस्सा जो कोसेंट ग्रुप का आता है, ये नॉर्मल सब ग्रुप की दुनिया में आता है, और नॉर्मल सब ग्रुप की दुनिया में लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर के वो सब अलग बातें हैं, पता नहीं मेरा स्टेटमेंट सही है गलत है, सब भूल जाओ, कुछ नहीं कहा हमने, बस इतनी सी बात है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी आइसोमॉर्फिक होता है जी ऑब्लिक जेड ऑफ जी, यानी कोसेंट ग्रुप ऑफ कैपिटल जी, सॉरी कोसेंट ग्रुप ऑफ जेड ऑफ जी इन कैपिटल जी, इसके अब गौर करें, इससे होगा क्या, कोई पूछे ऑर्डर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, मतलब कैपिटल जी पर टोटल कितने इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड होंगे, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंटर। तो ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास कितना आ रहा है 8, और सेंटर का ऑर्डर कितना है 2, 8/2 4, तो टोटल इनर ऑटोमॉर्फिज्म कितने आए हैं आपके 4 आए। क्लियर हुआ, इस बात को हम लोग नोट में अभी लिख लेंगे, इस्तेमाल बाद में करेंगे, ठीक, मतलब प्रूफ वगैरह बाद में देखेंगे, इसका मिटा दिया जाए। रिमार्क लिख देना, रिमार्क, रिमार्क, यही लिख दो, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप जी जेड ऑफ जी, कोसेंट ग्रुप जी ऑब्लिक जेड ऑफ जी, ठीक। सो इसलिए द ऑर्डर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ कैपिटल जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी, ठीक। चाहे तो लिख दो आगे बी सी दिस इन फ्यूचर, ठीक। अब इसका इस्तेमाल क्या होगा ना, जैसे मान लो कोई पूछे ना S3 का, S3 पर टोटल कितने इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड हो सकते हैं, S3 कौन है, 1 1 ऑटो मैपिंग का कलेक्शन है, उस पर टोटल कितने इनर ऑटोमॉर्फिज्म होंगे, तो सबसे पहले S3 का आपको सेंटर पता होना चाहिए कि उसके सेंटर की कार्डिनलिटी कितनी है,
हम जानते हैं जैसे S3 में केवल और केवल आइडेंटिटी मैप होगी जो सबके साथ कम्यूट करेगी, तो सेंटर में केवल कौन जाएगा, आइडेंटिटी जाएगी। तो द सेंटर ऑफ S3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। और खुद S3 का ऑर्डर कितना है, 6 है। तो यहां पर एग्जाम्पल पे लिख दें, एग्जाम्पल order of S3 is equal to factorial 3, that is equal to 6, and the center of S3 is equal to only identity. This implies that the order of center of S3 is equal to 1. This implies that the order of inner automorphism of S3 is equal to order of S3 divided by order of center of S3, ठीक, and this is equal to 6 by 1 यानी 6। S3 पर टोटल 6 इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड, नोट कर लो। फायदा कहां मिलेगा, फायदा सुन लो। S3 किसके आइसोमॉर्फिक होता है, आल्सो S3 is isomorphic to D3, याद आया कि नहीं, S3 किसके आइसोमॉर्फिक होगा, D3 के, हाँ या ना, ठीक। और अगर S3 D3 के आइसोमॉर्फिक होगा तो दिस इंप्लाइज दैट द इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ S3 इज आइसोमॉर्फिक टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ D3, हाँ या ना, मानते हो। और अगर ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट द कार्डिनलिटी ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ S3 इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ D3। यानी कल को कोई पूछे D3 के कितने इनर ऑटोमॉर्फिज्म होंगे, जवाब है 6। दिस इंप्लाइज दैट इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑन D3 इज इक्वल टू 6। ये रहा। तो एक की स्टडी पता है तो आपको ना, अच्छा आप चाहते तो आप D3 से इसकी तरफ आ सकते थे, क्योंकि मेरे को पता है D3 के भी सेंटर में केवल कितने लोग आएंगे, 1 लोग आएंगे, और D3 में एलिमेंट कितने, 6, 6 by 1। एक्सरसाइज चालू, थ्योरी खत्म। यहां से आइसोमॉर्फिज्म की एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। हाँ हाँ, थ्योरी खत्म इसकी, आइसोमॉर्फिज्म की थ्योरी खत्म। बीच बीच में हम कहीं पर ना काउंटिंग का फार्मूला लिखवा देंगे, कितने आइसोमर कितने होमोमॉर्फिज्म हो सकते हैं, लेकिन होमोमॉर्फिज्म पढ़ाएंगे तब लिखाएंगे, अभी नहीं लिखाएंगे। कौन सा एक्सरसाइज, आप जी क्या, इससे क्या होता है, इससे अच्छी आती है हम लोगों की, हाँ है, अच्छी है, नहीं यार, एक मिनट रोको, इनको एक मिनट रोको, ये मार्कशीट सबसे पहली प्रॉब्लम। सुनो भैया, 6वीं एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, ठीक, आज और कल जितना लग पाएगा लगाएंगे, ठीक है, हाँ हाँ, आज और कल 2 दिन इसको चला रहे हैं, ठीक, हाँ कल क्या है, कल मैट्रिक्स है, तो आज इसको चला रहे हैं, ठीक है। रुको रुको रुको, थमो जरा, find an isomorphism find an isomorphism from the group of integers from the group from the group of integers from the group of integers under addition, इतना लंबा नाम लिखते हैं ये लोग, अंडर एडिशन सीधे नहीं लिखते, बनता है टू ये लिख देना आप सीधे, आपके हम सीधे लिखेंगे टू Z प्लस, ठीक, दैट इज, अर्थात फाइंड, शॉर्ट कर देंगे, फाइंड फाई फ्रॉम Z प्लस टू Z प्लस टू Z प्लस such that phi is an isomorphism, phi is an isomorphism, phi is an isomorphism।
करे इंटीजर का सेट एडिशन ऑपरेशन के साथ ग्रुप है, इवन इंटीजर का कलेक्शन एडिशन ऑपरेशन के साथ ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म निकालिए। जवाब है 5 ऑपरेटेड ऑन x रिजल्ट विल बी 2x। काम खत्म हो गया, सॉल्यूशन कराएंगे, हो गया है, लिख दो ऑलरेडी डन, ऐसे लिख देना टेक 5 फ्रॉम z प्लस टू 2z प्लस defined as when phi operated on x result will be 2x for all x belong to z। और इसके बाद आगे ऑलरेडी डन 1 1 onto और होमोमॉर्फिज्म हो चुका है, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। हाँ ये नहीं कराए हैं, जेड टू जेड करवाए हैं, नहीं नहीं ये करवाए हैं, ये करवाए होंगे जेड और 2z एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है, ये करवाए होंगे। जेड और 2z एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं, ये करवाए, अभी याद आया मेरे को, तुम लोग धोखा दिलवा दिए। जेड इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू 2z, ऑन्टो नहीं होता है, याद आया, सवाल मिला है कहां देखें, हमको क्यों नहीं याद आ रहा है इस पे। z प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू 2z, लाइन खींच करके करवाए हैं, ऐसा क्या, हरी राम राम राम, हम इतना भूल रहे हैं। हाँ z प्लस 2z प्लस 2 मिनट वीडियो रोक बच्ची, तो काहे इतनी याददाश्त कमजोर। ऑलरेडी डन ना, ऑलरेडी डन, ठीक है ये हो गया, मिटा दें इसको। अभी कुछ और भी लिख रहे हैं, वहां करवाए हैं तो यहाँ क्यों करवाए हैं, अब उतना भी मेरे में तो देख के लगे बदमाश, ऑलरेडी डन। ऐसे भूलने पे डर लगता है, इतना खतरनाक कैसे भूल सकते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, फाइंड प्राप्त कीजिए ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ z। सॉल्यूशन ऑलरेडी डन, इसी में तो 2 आए थे, एक आइडेंटिटी और एक 1 को कहां भेजा था, -1 पर, ठीक, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। क्या स्पीड, 2 सवाल डन। हाँ कितना बज रहा है, 1 घंटा बचा है, टोटल 15 सवाल, 15, हाँ तीसरे पे आना, थर्ड, r प्लस इज अ ग्रुप विद मल्टीप्लीकेशन, ठीक, इज अ ग्रुप ऑफ, नहीं ये नहीं ऑलरेडी डन, सब ऑलरेडी डन, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ये कह रहे हैं जो r प्लस है मतलब पॉजिटिव रियल नंबर का सेट, वो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के साथ एक ग्रुप बनाता है, ठीक। शो दैट, दिखाइए कि शो दैट द मैपिंग phi of x is equal to under root x is an automorphism of r plus। ये r plus पर एक ऑटोमॉर्फिज्म का काम करता है, कौन सा, phi of x is equal to under root x, अंडर रूट x का ग्राफ खींच सकते हो, रूट x का ग्राफ कौन सा होगा बोलो, ये हाफ पैराबोला, हाफ पैराबोला, अरे पैराबोला कौन होता है, पैराबोला था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यही तो होता है। वो पैराबोला ऐसे पूरा आता है, ऐसे पूरा जाता है, जिसमें ऊपर वाली ब्रांच कौन सी है, पॉजिटिव, और नीचे वाली नेगेटिव की। मेरे को केवल इतना चाहिए, तो अब गौर करो 1 1 है कि नहीं है,
एक ही पॉइंट पर कट करेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। आंटो के लिए क्या हाल करेंगे? आंटो होने के लिए डोमेन और कोडोमेन बराबर होना चाहिए, तो गौर करो आर प्लस बराबर बराबर है, डोमेन इज इक्वल टू कोडोमेन, एक भी पॉइंट छूटता तो है नहीं, तो 1 1 आंटो ऑपरेशन प्रिजर्विंग और दिखा दे, चल जाएगा। यहीं पर लिख देते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये आपको बताता है ये लाइन 1 1 1 1, और ये वाली जो पूरी लाइन आ रही है ये r प्लस, ठीक, डोमेन डोमेन, ठीक, और ये आपका हो गया r प्लस कोडोमेन कोडोमेन, ठीक, वो दोनों आपस में बराबर हैं, तो क्लियरली 1 1 आंटो, ठीक। सॉल्यूशन फ्रॉम द फिगर clearly phi is bijective, clearly phi is bijective। ऑपरेशन प्रिजर्विंग बचा, उसको लिख देते हैं phi is ऑपरेशन प्रिजर्विंग, phi is ऑपरेशन प्रिजर्विंग, इसमें लिखना द phi इमेज ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू वाई, और चूंकि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं इसलिए अपने लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई, और दिस इज इक्वल टू phi ऑफ x इंटू phi ऑफ y, और ये बात किसके लिए है? फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग टू r प्लस, सबके लिए है, तो phi इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट phi is operation preserving, ठीक। so phi is an automorphism हो गया। तेज चलेगा, कई सवाल हम करवा दिए ऑलरेडी इसमें, इसीलिए 15 का टारगेट लिए हैं, वरना ना लेते। हाँ नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ, अर्पित तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जहां तुम फंस जाओगे। अब तुम लोग मुझको हरवा रहे हो, धीमे धीमे लिखो, खूब जल्दी जल्दी लिखो, खूब जल्दी जल्दी। सही में हो गया सबका? अभी 2 लोग बचे हैं, आराम से लिखो, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, हम अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे बीच रास्ते, 6 7 सवाल कह देंगे ऑलरेडी रन बस। हाँ, इसीलिए तो कहे ना हम अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे, हटा दे, अब हो गया। चलो, इसके बाद कौन सा आ रहा है? चौथा सवाल, प्रॉब्लम चौथे में आना। चौथा है शो दैट U8 is not isomorphic to U10, हो गया है। U8 is not isomorphic to U10, already done। solution already done। कैसे ऑलरेडी डन? U10 साइक्लिक है, 2 इंटू 5 2 इंटू पी टाइप में आ गया कि नहीं आ गया, जबकि U8 आपका साइक्लिक नहीं है। क्लियर हुआ कि है? ऑड प्राइम की पावर में होता तो हो जाता, अभी ये 2 दूनी 4 दूनी 8 है, और U8 का ऑर्डर 8 नहीं होता है, कितना होता है? U8 का ऑर्डर कितना होता है? 4 होता है, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ठीक। हाँ, एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स, क्लेन 4 ग्रुप बनाएगा, ठीक। चौथे के बाद पांचवा, शो दैट
show that U8 is not isomorphic to U12 already done। यही तो उठा करके काम किए हुए थे हम लोग। हाँ, show that U8 is not isomorphic to U12। आइसोमॉर्फिक लिखा है, हम गलत लिखे हैं, इसका मतलब U8 इज आइसोमॉर्फिक टू U12 करना है। सवाल सही सलामत है ना? U8 इज आइसोमॉर्फिक टू U12। U12 साइक्लिक में आ रहा है? नहीं, दोनों साइक्लिक नहीं थे, ना ये साइक्लिक है ना वो साइक्लिक है। ये भी क्लीन पोर ग्रुप है, ये भी क्लीन पोर ग्रुप है। इसमें भी हर एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स होगा। ठीक, यही था। मैपिंग क्या लिए थे? मैपिंग क्या लिए थे? सेम ऑर्डर वाले को सेम ऑर्डर पर भेजे थे, सब इटसेल्फ ओन इनवर्स थे, भेज दिए हुए थे। याद आया कि नहीं आया है? ठीक, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। सॉल्यूशन में लिख देना ऑलरेडी हो चुका है। एक तो पेन दो हमको, दो। ये लो, मिटा दें। अब 5 हो गए, छठे पर आना। 10 तो यूं पहुंच गया अर्पित, यूं ना। छठा, शो दैट ये रिजल्ट है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि जो आइसोमॉर्फिज्म होता है, देखो हर मैपिंग एक रिलेशन होती है, लेकिन हर रिलेशन एक मैपिंग नहीं होती। तो आइसोमॉर्फिज्म एक रिलेशन है, लेकिन ये कैसा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सो दैट आइसोमॉर्फिज्म is an equivalence relation, equivalence relations। इसको लिख करके घेरा मार दो, याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर G, H और K कोई 3 ग्रुप हुए तो G के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक, ऑब्वियस सी बात है। और कोई भी ग्रुप अपने खुद के आइसोमॉर्फिक होता ही होता है, कोई और मैपिंग हो ना हो, आइडेंटिटी आएगी आपके बीच में। G इज आइसोमॉर्फिक टू H, H इज आइसोमॉर्फिक टू K, देन G इज आइसोमॉर्फिक टू K। ठीक, ये हो गया आपका कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव हो गई। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, कौन? सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में इफ G इज आइसोमॉर्फिक टू H, देन H इज आइसोमॉर्फिक टू G। क्लियर हुआ? क्या मुझको इसका प्रूफ कराना चाहिए? लिख के पार कर जाए। दैट इज, लिखना, दैट इज, इसको तुम कर सकते हो, ये तुम्हारी अपनी ना हैसियत का क्वेश्चन है। दैट इज फॉर एनी ग्रुप, कह रहे हैं, करना ही नहीं है। फॉर एनी ग्रुप कैपिटल G, H एंड K, पहला, G इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू इटसेल्फ। दूसरा, G इज आइसोमॉर्फिक टू H implies that H is isomorphic to G। ठीक, तीसरा, थर्ड, G is isomorphic to H and H is isomorphic to K implies that G is isomorphic to K। Transitivity, identity map always exist, so it is always isomorphic to each other। ठीक, G से H में आप एक आइसोमॉर्फिज्म मान लो फाई, अगर G से H में फाई आइसोमॉर्फिज्म है तो आप साबित कर दो फाई इनवर्स इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम H टू G। ये हो जाएगा। इनके लिए आप क्या करोगे? इनके लिए G H के आइसोमॉर्फिक है, H K के आइसोमॉर्फिक है, तो G K के आइसोमॉर्फिक होगा। कैसे करोगे? फंस गए। हाँ, एग्जाम्पल से नहीं, एग्जाम्पल से नहीं। एक एग्जाम्पल पे कोई चीज पास हुई है, अगले पे पास होगी इसकी गारंटी नहीं हो सकती है। ठीक, ट्रांसिटिविटी कैसे दिखाओगे? मैप के ही थ्रू जाना है भाई, मैप मेरे को बता दो बस, काम चल जाएगा। जाएंगे मैप के ही थ्रू। हाँ, फाई मैपिंग फ्रॉम G टू H मान लो, ये तुमने मान लिया, इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, इज एन आइसोमॉर्फिज्म, ये आप मान लो।
इसके बाद आप साई मान लो, साई मैपिंग फ्रॉम H से कहां पर, K पर, इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, ये आप मान लो, लेट, दोनों बातें आप मान लो। तो अब आपको जाना है G से कहां पर, K पर। तो पता है फाई जा रहा है G से H पर, साई जा रहा है H से K पर। तो साई कंपोजिशन फाई, तो आपको दिखाना है साई कंपोजिशन फाई मैपिंग फ्रॉम G टू कहां पर, K पर। हाँ या ना भैया मेरे, पहले फाई जी पर ऑपरेट करेगा, जी पर ऑपरेट करके एच पर भेजेगा, क्योंकि फाई जी के मेंबर को कहां भेजेगा, एच पर। और एच के मेंबर पर कौन काम करता है, साई काम करता है बाद में। ठीक, नाउ शो दैट, नाउ बी शो दैट, अब हम दिखाएंगे कि नाउ बी शो दैट दिस मैपिंग फ्रॉम जी टू के इज ऑल्सो आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म इज आल्सो आइसोमॉर्फ। और ये बड़ा आसान काम है, कैसे, फाई आइसोमॉर्फिज्म है, वन वन आंटो है, साई आइसोमॉर्फिज्म है, वन वन आंटो है, वन वन आंटो कंपोजिशन, वन वन आंटो रिजल्ट विल बी वन वन आंटो। सिर्फ तुमको क्या दिखाना है, ऑपरेशन प्रिजर्विंग लॉ दिखाना है क्या है। और ऑपरेशन प्रिजर्विंग के लिए आप क्या दिखाओगे, साई कंपोजिशन फाई ऑपरेटेड ऑन x1 और कंपोजिशन x2, x1 x2 ऐसे करो। अभी ऑपरेशन तो दिया नहीं गया है, अब साई को छिपा लो। ये किसके मेंबर हैं, कैपिटल जी के मेंबर हैं, उन पर कौन काम किया, फाई। तो चूंकि फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है, तो ये देगा दिस इज इक्वल टू साई बाहर फाई ऑफ x1 फाई ऑफ x2। दिया कि नहीं दिया। और अब ये किसका मेंबर है, ये किसका मेंबर है, एच का। ये किसका मेंबर है, एच का। और उस एच पर साई क्या है, एक आइसोमॉर्फिज्म है। तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लॉक को करेगा, और ये साई इमेज ऑफ फाई x1, ठीक, और साई इमेज ऑफ फाई x2 देगा कि नहीं देगा। और अपने को क्या मिला, दिस इज इक्वल टू साई कंपोजिशन फाई ऑपरेटेड ऑन x1 और साई कंपोजिशन फाई ऑपरेटेड ऑन x2। शुरुआत जहां से किए, खत्म यहां पर। हो गया आइसोमॉर्फिज्म कि नहीं हो गया, ऑपरेशन प्रिजर्विंग। आई बातें समझ में, हाँ यही दिखाना होता है, दिमागवा इसे चलना चाहिए, समझे। ऑप्शन में दे दिया तो झूल जाओगे कहां से कैसे हो रहा है, वो तो पता ही है, लेकिन दिखाने का तरीका ये होता है कि अगर एक ग्रुप से दूसरे में जा रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आइडेंटिटी मैप ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक। इनके लिए सिमेट्रिसिटी के लिए let phi be the isomorphism from G to H, it means phi inverse is also an isomorphism from H to G। अगर ये यहां से आइसोमॉर्फिक होगा, ये इसका आइसोमॉर्फिक होगा। और लास्ट बात ये रह गई, क्लियर हुआ, मिटा दे, चले आगे। तुम लोग लिख रहे हो क्या, पीछे तुम लोग लिख रहे हो, फटाफट ऐसे लिख लो, हम आगे बढ़ जाएंगे। केवल एक हिस्सा लिख लो, बाकी तुम लोग खुद से करना पड़ेगा। S4D12 के आइसोमॉर्फिक नहीं होता है, ये तो है। हाँ, S4D12 के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, जवाब दो। एक मिनट रुको बच्ची, तो कौन सा नंबर होगा आपकी बार, सातवां, सातवां। प्रूव दैट S4 is not isomorphic to D12। बोलो किस आधार पे कहोगे, हाँ हाँ, दूसरा तुम बताओ। एक तो बता दिया, दूसरा मैंने स्पीड डाउन किया, अब ना बोलना दूसरा, इनको बोलने दो भी दूसरा। फंस गए तुम लोग। S4 के पास हाईएस्ट ऑर्डर का एलिमेंट होगा तो 4 का होगा, 4 का बंटवारा करो, 4
फिर 3 1, फिर 2 2, फिर 2 1 1, फिर 1 1 1 1। तो S4 के पास हाईएस्ट ऑर्डर का अगर एलिमेंट होगा तो केवल कितने ऑर्डर का होगा? 4 ऑर्डर का। जबकि D12 के पास हाईएस्ट ऑर्डर का एलिमेंट कितने ऑर्डर का होगा? 6 ऑर्डर का होगा। हाईएस्ट, आप ये कह सकते हो ना कि वो हाईएस्ट ऑर्डर का जो एलिमेंट है उसके पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट है, इसके पास 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है। चाहे आप इसी को दूसरे में कह दो कि आप साइक्लिक से तो कुछ नहीं कह सकते, साइक्लिक से आप कुछ नहीं कह सकते। एक बात कह सकते हो, उसके पास 6 ऑर्डर का साइक्लिक सबग्रुप होगा, इसके पास 6 ऑर्डर का साइक्लिक सबग्रुप नहीं होगा। भाई D12 का मतलब है 12 रोटेशन और 12 रिफ्लेक्शन रखना। अच्छा ये बताओ, 12 रोटेशन 12 रिफ्लेक्शन आप रख रहे हो, ठीक है, तो 12 रोटेशन में क्या 6 ऑर्डर का रोटेशन आएगा कि नहीं आएगा? पहले ये सोच लो, तब हम कहेंगे 6 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होगा कि नहीं होगा। 12 रोटेशन जो आपने रखे हैं, 12 रोटेशन में डिग्री कितनी होगी? कितने डिग्री रोटेट करोगे? पहला R0, दूसरा कौन? अरे 360 भागे 12 यार, कितना? 30 डिग्री का, यानी हमारा रोटेशन R30 पे चल रहा होगा। अब ये बताओ, क्या कोई रोटेशन है जिसका ऑर्डर 4 होगा? पहले तुम एक काम करो, तुम 12 रोटेशन देख लो कौन कौन से होंगे। पहला कौन होगा? R0, फिर कितना होगा? 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 120, 3 पचे 15, 3 छक 18, फिर 210, फिर कितना? 240, फिर 200, 270, फिर R 300, फिर 330, फिर 360 का मतलब है R0। यही नहीं, क्या इसमें 6 ऑर्डर का कोई रोटेशन नजर आ रहा है? कौन सा? R60, 36, ठीक, इसका ऑर्डर कितना है? 6। तो ऑब्वियस सी बात है, असाइक्लिक सबग्रुप जनरेटेड बाय R60, ये आपका 6 ऑर्डर का साइक्लिक सबग्रुप होगा। इसके पास 6 ऑर्डर का कोई भी साइक्लिक सबग्रुप नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, ये S4 है, ठीक। अगर आप सेंटर से खेलना चाहो तो इसके सेंटर में 2 लोग आएंगे, R0 R180, इसके सेंटर में R0 R180, और इसके सेंटर में केवल आइडेंटिटी की कोई और भी आएगा। फंस गए फिर, केवल आइडेंटिटी या कोई और आएगा? हाँ, डज देयर एग्जिस्ट एनी परमुटेशन विच कम्यूट विद ऑल अदर परमुटेशंस? इसी का जवाब है वो। ठीक है, तुमको अभी काउंटिंग उसकी नहीं आ रही है, हम आगे लिखाएंगे उसकी काउंटिंग, लेकिन फिर भी सोचा ये जा सकता है कि आप सेंटर के आधार पर भी खेल सकते हो कि आप इसका सेंटर, अगर उसके सेंटर में केवल आइडेंटिटी आया, अगर उसके सेंटर में केवल और केवल आइडेंटिटी आया, पहले तुम ये सोचो, जो S4 होगा वो किसके, क्या D4 के आइसोमॉर्फिक हो पाएगा? जैसे S3 D3 के आइसोमॉर्फिक होता है, S4 में कितने एलिमेंट आएंगे? 24 आएंगे, ठीक। जब S4 में 24 एलिमेंट आएंगे, D12 में कितने आते हैं? 24 आते हैं। यहीं पर बराबरी आ सकती है। D4 में कितने आते हैं? 8 आते हैं। उसके सेंटर में R0 R180 आता है, वहां 2 लोग आते हैं, ठीक। यहां पर भी सेंटर में 2 लोग आएंगे, R0 R180 इवन होने की वजह से। ये हाँ, किस पे हमेशा रहेगा? ये थ्योरम करवाए हुए हैं, व्हेन n इज इक्वल टू इवन देन सेंटर ऑलवेज कंटेन R0 एंड R180 बोथ, और कुछ करेगा भी नहीं। याद आया कि नहीं? ये थ्योरम हुआ है बाकायदा, तो सेंटर के बेस पर भी सोचा जा सकता है इसको, ठीक है। अदरवाइज आप इस साइक्लिक सबग्रुप के आधार पर बोल दो, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? लिखना लैंग्वेज। S4 S4 has S4 has S4 has element with maximum order 4. S4 has element with maximum order 4. S4 has element with maximum order 4. Where D12 has element with maximum order 12, 12 ऑर्डर का। Whereas D12 has element with maximum order 12, उसके पास 4 ऑर्डर का, इसके पास 12 ऑर्डर का, यही अंतर आ गया।
वो 4 से ऊपर नहीं जा पाएंगे, ये 12 के ऊपर। और आप चाहो तो ये 6 वाले से भी कर दो, मेरे ख्याल से एक सफिशियंट है ना, एक सफिशियंट है, लिख देना। सो S4 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू D12, इसलिए ये इनके आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। 12 ऑर्डर का रोटेशन रखेगा भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं। सात हो गए, 8, 8वां, शो दैट the mapping A goes to log A base 10, ठीक, is an isomorphism from R plus with multiplication to R plus with multiplication। लॉग के अंदर में ए रखा है तो पॉजिटिव ही होगा, पक्की बात है। डोमेन भी आपका पॉजिटिव है, जीरो हो नहीं सकता क्योंकि लॉग जीरो की वैल्यू कितनी जाती है, -∞। बेस 10 पर लॉग ए का ग्राफ बोल सकते हो, कौन सा? ये, यही होगा, यही होगा। लेकिन डोमेन में जीरो नहीं है, डोमेन में केवल कौन है, आर प्लस है। अच्छा, लॉग अगर ग्राफ देखो तो साफ पता चल रहा है कि ये एक ही पॉइंट पर काटेगा, तो ये कैसा हुआ, 1 1। हाँ या ना? आंटो का किस्सा देखा जाए, आंटो का किस्सा सही है, आंटो डोमेन बोलो। हाँ, आर प्लस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये नीचे वाला नहीं रहेगा। क्यों नीचे वाले पर एक्स कैसा, सोच लो एक बार जो बोल रहे हो। वाई नेगेटिव है ना, वाई के नेगेटिव होने से अभी हमारा लेना देना नहीं, हम खाली अभी डोमेन की बात करें। मेरा डोमेन क्या, ग्राफ यही जा रहा है, लेकिन कोडोमेन जो है उसको रेस्ट्रिक्टेड किया है। कोडोमेन में आप कोई भी वाई की नेगेटिव इमेज नहीं पाओगे, हाँ या ना? कोडोमेन में कोई भी वाई की नेगेटिव इमेज नहीं पाओगे। ये बताओ कब नेगेटिव मिलती है? हाँ बोलो। हाँ हाँ, किस पे? कोडोमेन में जीरो नहीं है। वो सवाल ना, इनको ए को बाउंड करना चाहिए था, ये आर प्लस से आर प्लस बोल दिए, ए को इनको बाउंड करना चाहिए था, क्योंकि फिर इस हिसाब से ना यहां पर गड़बड़ाए। किताब वाले बाउंड यही किए ना, वो खाली लिख दिए ए टू लॉग ए बेस 10, यही किए ना। हाँ, ए टू लॉग ए बेस 10 एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगा, गड़बड़ होगा भाई। भाई आप ये कह रहे हो आर प्लस, तो चलो आर प्लस में पॉजिटिव रियल नंबर में 1 से छोटा, भाई लॉग का ग्राफ तो 2 हिस्से में बटा पड़ा हुआ है, तुम गौर। हाँ? इधर वाला ऑपरेशन एडिशन है, ये आर प्लस अंडर एडिशन, तो ये आर होना चाहिए फिर, आर अंडर एडिशन है। हाँ, तब ठीक है, अब ठीक है, तब नहीं गड़बड़ है। हाँ, अब ठीक, तभी हम कहे आर प्लस अगर कर दिया तो गड़बड़ा जाएगा, भारी मिस्टेक हो जाती। ठीक, आर प्लस विद एडिशन टू आर विद, किस पे, कोडोमेन। नहीं, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को आइसोमॉर्फिज्म चाहिए ना, तो आइसोमॉर्फ, पतिया समझो, आंटो का मतलब है आप उधर से कोई भी एक मेंबर चुनो, उसकी प्री इमेज आपके पास आनी चाहिए, बस इतनी सी बात, प्री इमेज आपके पास आनी चाहिए, और तो कुछ नहीं ना। ये याद रखना, कार्डिनालिटी बराबर करने का जो किस्सा आता है, कार्डिनालिटी बराबर, यहां दोनों कार्डिनालिटी सेम है, अभी समझे भाई? आर प्लस की कार्डिनालिटी कंटीनम सी, आर की भी कार्डिनालिटी कंटीनम सी, मेरे को दिक्कत ही कहां आ रही है, संख्या बल में तो दोनों बराबर हैं। रोको इनको, चर्चा करें, सॉल्यूशन। ठीक, सुनो, सिंपली ग्राफ खींच लो, काम हो जाएगा 1 1 आंटो के लिए। ये रहा, ये रहा log 10
सॉरी log a बेस 10, ये आपका ग्राफ आया, ये है y इज इक्वल टू log a बेस 10। ठीक, ऑब्वियस सी बात है। डोमेन अगर देखा जाए तो डोमेन कौन है, जीरो से लेकर के इंफिनिटी, लेकिन जीरो पर कैसा है, ओपन है, ये आपका डोमेन है। ठीक, और डोमेन में मौजूद हर एक पॉइंट के लिए, डोमेन में मौजूद हर एक पॉइंट के लिए आपको इमेज तो मिलेगी मिलेगी, उसमें दो राय नहीं है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक पॉइंट पर काट रही है, तो ये लाइन आपको क्या बताएगी कि मैपिंग कैसी है, वन वन है। ये लाइन बनाई, मैपिंग कैसी है, वन वन है। दूसरी बात, अब आओ कोडोमेन कौन है, कोडोमेन है माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। कौन सा, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, उल्टा 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 हो गया, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी, ये आपका कौन हो गया, कोडोमेन। अब सोचो कोडोमेन में कहीं भी खड़े होगे, जैसे हम यहां पर खड़े हुए, यहां पर, तो ये जिस एक्स के लिए प्री इमेज, इसका प्री इमेज खोजना है, मतलब एक्स खोजना है, तो यहां से आप चलो ग्राफ की तरफ, ग्राफ पर टकराए, यहां से सीधा ऊपर टकराओ, ये वाला पॉइंट मिला कि नहीं मिला। तो अगर आप यहां का, जैसे मान लो ये वैल्यू कितनी है, y1 है, तो y1 की प्री इमेज कितनी होगी, x1, और क्या वो अपने डोमेन में ही आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आप यहां पर खड़े हुए, यहां पर तो गौर करो, यहां टकराए ये, तो अगर ये वैल्यू कितनी है, y2 है, तो इसके लिए क्या आपको यहां पर x2 प्री इमेज मिल रही कि नहीं, यानी द f इमेज ऑफ x2 इज इक्वल टू y2। क्लियर हुआ, तो एवरी एलिमेंट हैज इट्स प्री इमेजेस। समझ में आई बात है, ठीक, तो सीधे लिख दे ग्राफ से या प्रॉपर वे में दिखाएं, ग्राफिकली इट इज वन वन ऑन टू, ग्राफिकली इट इज वन वन ऑन टू। ग्राफिकली इट इज वन वन ऑन टू। ग्राफिकली इट इज वन वन ऑन टू। वैसे होगा तो 10 की पावर a में चुन लेना, ठीक है, फॉर एवरी a बिलोंग टू को डोमेन देयर एग्जिस्ट 10 टू दी पावर a बिलोंग टू डोमेन सच दैट द फाइव इमेज ऑफ, जिनको जिनको दिक्कत होगी, तुम लोग सेमेस्टर वालों, तुमको अगर दिक्कत होगी ना, तो यहां पर तुम कह देना फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग टू, डोमेन कौन है, डोमेन, अरे यार भूल, कोडोमेन से चुनना है ना, फॉर कोडोमेन, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, कौन है, कोडोमेन, ये दिमागवा बंद रहता है, कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट 10 टू दी पावर ए बिलोंग टू आर प्लस, और ये कौन है, डोमेन, डोमेन सच दैट कि मैपिंग तो 5 आई कहे नहीं, तो सीधे लिख दे 10 टू दी पावर ए गोज टू log 10 टू दी पावर ए बेस 10 इज इक्वल टू, क्लियर हो गया, बस इंप्लाइज दैट इट इज वन वन, मैपिंग इज ऑन टू, मैपिंग इज ऑन टू, मैपिंग ऑन टू। ऑपरेशन प्रिजर्विंग दिखाना है तो लिख दो, यार मैपिंग को कोई नाम नहीं देते ना, बड़ी तकलीफ होती है, ऐसे लिखना ए टू लॉग ए बेस 10 इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग। आदत तो पड़ी हुई है वो वाली, हम लिखे पाई चलेगा, समझ जाओगे। अब मेरे को पता नहीं खाना खाली खाली महसूस होता है ऐसे में, फाइव इमेज ऑफ एक्स, एक्स इंटू वाई, क्योंकि उधर ऑपरेशन किसका है, मल्टीप्लीकेशन का है, इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू वाई बेस कितना 10, और ये हो गया फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर प्लस, ये कितना होगा लॉग एक्स बेस 10 और प्लस लॉग वाई बेस 10, क्योंकि लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, और ये अपने पास कौन आया, ये फाइव ऑफ एक्स प्लस फाइव ऑफ वाई। तो पहली तरफ ऑपरेशन है इनटू का, दूसरी तरफ क्या है, एडिशन का, कोडोमेन में कौन सा है, एडिशन का, तो फाइव ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स प्लस फाइव ऑफ वाई। सिंपली गिवन मैपिंग इज आइसोमॉर्फिज्म, गिवन मैपिंग इज आइसोमॉर्फिज्म। हो जाए तो बताना, मिटाया जाए।
41। मिटाया जाए पीछे सचिन लोग, हो गया? झूठ है ना कहना, नहीं हुआ होगा बताना। चलो 9वां सवाल आना। 9वां ही तो है, हाँ 8वां हो गया, 9वां दिखना। इन द नोटेशन ऑफ कायले थ्योरम, इन द नोटेशन, in the notation of Cayley theorem, in the notation of Cayley theorem prove that, ये ना करने वाले, फालतू वाली चीज आ गई अब मेरे लिए। prove that TE is identity, T is identity and TG whole inverse is equal to TG inverse। कायले की थ्योरम क्या थी? कायले की थ्योरम क्या थी? Every group is isomorphic to some permutations group, some permutation group, हाँ वही हो गया। Every group is isomorphic to some permutations group, यही तो स्टेटमेंट था, ठीक। और वहां पर हम लोग मैपिंग खुद से बनाए थे, हर एलिमेंट के लिए एक मैपिंग बनाए थे। तो भैया मेरे जब टीजी है तो टीजी का इनवर्स टीजी इनवर्स होता था कि नहीं होता था? यही तो था। तो ये कह रहे हैं आप साबित कीजिए कि जो आइडेंटिटी मैप होगा उसमें वो टीई होगा, और अगर कोई मैपिंग टीजी है तो इसकी जो इनवर्स मैपिंग होगी वो जी इनवर्स से बन रही होगी, यानी टी सफिक्स जी इनवर्स। क्लियर हुआ? याद आया? लिख दो, 2 लाइन में बात खत्म करो, कौन फालतू बकवास करे। लिखना, इन कायले थ्योरम सॉल्यूशन, इन कायले थ्योरम, इन कायले थ्योरम बी डिफाइन, हम परिभाषित करते हैं बी डिफाइन टीजी मैपिंग फ्रॉम कैपिटल जी टू जी इटसेल्फ सच दैट, इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते थे, याद है? व्हेन टीजी ऑपरेटेड ऑन एक्स दिस गिव्स टीजी फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल जी। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, याद आ रहा है? और कहते हैं आप चाहो तो राइट से भी कर सकते हो, ठीक। टीजी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। नाउ अब आप एक काम करो, नाउ टीई, ये कह रहे टीई को आइडेंटिटी साबित कीजिए। तो हम जानते हैं टीई ऑपरेटेड ऑन एक्स इज इक्वल टू कितना, ई एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एक्स, ठीक। इंप्लाइज दैट टीई इज आइडेंटिटी मैप, टी इज आइडेंटिटी मैप किसमें? इन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ कैपिटल जी, यानी ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में कैसी मैप होगी? आइडेंटिटी मैप होगी। भाई आइडेंटिटी मैप अगर कोई बनना चाहती है तो उसका नेचर तो यही रहेगा कि वो किसी भी एलिमेंट पर ऑपरेट करे, उसमें कोई बदलाव ना करे। तो टी ई एक्स पर ऑपरेट की और अपने को क्या मिल गया? ई एक्स, और चूंकि ई आइडेंटिटी है तो वापस एक्स को बिना बदले छोड़ दिया, यानी इस मैपिंग ने एक्स पर काम किया और एक्स को बिना बदले छोड़ दिया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल जी के लिए। क्लियर हुआ? तो क्या इसका बिहेव आइडेंटिटी की तरह है कि नहीं? तो थ्योरम, सवाल जो कहा था टी ई इज आइडेंटिटी, तय हो चुका है, इट इज एन आइडेंटिटी। क्लियर हुआ? अच्छा, अब बारी आई टीजी का इनवर्स जो होगा वो कोई और नहीं टीजी इनवर्स होगा। तो हम लोग इसको कैसे साबित करेंगे? और तुमको अगर तब पर भी दिक्कत हो, इसके बाद किसी को और कंफ्यूजन हो, तो वो इसको और क्लियर कर सकता है, मोर क्लियरली। क्या लिखें? टीई टी जी ऑपरेटेड ऑन एक्स दिस गिव्स टीई ऑपरेटेड ऑन जी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू कितना? ई जी एक्स। रिजल्ट में कौन आएगा? जी एक्स। हाँ या ना? और एक्चुअल में ये कुछ और नहीं, ये टीजी ऑफ एक्स ही आया कि नहीं आया? हाँ या ना?
अच्छा, इसके साथ साथ टीजी टीई ऑपरेटेड ऑन एक्स इज इक्वल टू टी जी ई एक्स एंड दिस इज इक्वल टू जी ई एक्स एंड दिस इज इक्वल टू कितना जी एक्स अगेन टीजी ऑफ एक्स। सहमत हो कि नहीं? तुम गौर करो, टी टीजी पर लेफ्ट साइड से ऑपरेट करे चाहे राइट साइड से ऑपरेट करे, हर बार वो टीजी को छोड़ दे रहा है कि नहीं छोड़ रहा है? यानी कि दिस इंप्लाइज दैट टीई टीजी is equal to TG is equal to TG TE implies that TE is identity। जिनको ऊपर वाली बात में अभी भी दिक्कत है वो नीचे वाली बात को लिख करके काम खत्म करते हैं। कोई तकलीफ? तेज तो नहीं चली? कल मिलो फिर परसों मिलो। एक ही दिन तो वो छुट्टी थोड़ी है, वो तो तुम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है, हमेशा हर संडे मिल ही रहा है तुमको। ये लोग मनाएंगे 3 दिन की छुट्टी, ये लोग आराम से घर जाएंगे। हम लोगों के लिए क्या होली, क्या दीपावली, क्या दशहरा, सब बराबर है। हम लोग तो ऐसे ही मिटा दें, लिख लो। चलो अगला देखना, आगे एक बार फिर से अगेन टीजी टीजी इनवर्स ऑपरेटेड ऑन एक्स इज इक्वल टू टीजी कितना मिलेगा जी इनवर्स एक्स एंड दिस इज इक्वल टू जी जी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, बोल भैया केवल एक्स लिख दें कि ना लिख दें? और इस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं टी ई ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल जी। कोई तकलीफ किसी को? अब एक काम करो, अब टीजी इनवर्स को ऑपरेट कराओ टीजी पर राइट साइड से लेकर के आओ। हाँ या ना? किधर से ला रहे हैं? राइट से हो चुका है, लेफ्ट से ला रहे हैं। ऑपरेटेड ऑन एक्स क्या देगा ये टीजी इनवर्स और यहां पर कितना जी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू जी इनवर्स फिर से कितना जी एक्स। ये दोनों खप गए कैसे? आइडेंटिटी, दिस इज एक्स अगेन टीई ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल जी। तुम सोचो चाहे टीजी टीजी इनवर्स हो इफेक्ट वही आएगा जो टीई का है, और चाहे टीजी इनवर्स टीजी हो इफेक्ट आएगा किसका टीई का। यानी अपने को क्या मिला दिस इंप्लाइज दैट टीजी टीजी इनवर्स इज इक्वल टू टीई एंड दिस इज इक्वल टू टी जी इनवर्स टी जी। हो क्या रहा है? दो लोग एक दूसरे से टकरा करके आइडेंटिटी दे रहे हैं कि नहीं? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं इनवर्स हैं। यानी दिस इंप्लाइज दैट टीजी का इनवर्स अगर कुछ होगा तो ये बगल वाला कौन होगा टीजी इनवर्स। प्रूफ हो गया। क्लियर है? नोट कर लो। अगला हम बिल्कुल नहीं करवाएंगे, मतलब 10वां हो चुका है, 11वां हम करवाएंगे नहीं। हाँ 10वां तो वही हो चुका है ऑलरेडी डन। अभी 11वां क्या था घर से करने के लिए दिए थे? हाँ ये बता चुके हैं ऑलरेडी। हो जाए भैया बताना तुम लोग। आज एक्सरसाइज शेयर कर दी जाए। बेइज्जती बहुत करते हो मेरी तुम। इससे क्या होता है? कौन सा गिल्ट? हम गिल्ट नहीं होते, हम वो भी भूल जाते हैं कि मुझको गिल्टी महसूस हुई थी। मिटाए जाए। आदमी को भूल जाने की बीमारी लग जाए बहुत अच्छा है, उसकी आधी से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाएगी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको कुछ याद ही नहीं रहा। हम तुमको भूल जाए तुम हमको भूल जाओ, पता ही ना चले, बहुत सही है ना। हम तुमसे फीस मांगेंगे ना तुम हमको फीस दो। हाँ?
तो कोई टेंशन नहीं ना, पूरे मोहल्ले में घूमते रहो इधर उधर, मोहल्ले वाले खुद ही पहुंचा देंगे, भैया तुम्हारा घर वहां पे है, यहाँ मत आओ। 10वां 10वां सवाल है, लेट माना कैपिटल जी बी अ ग्रुप, let capital G be a group, prove that prove that alpha operated on G is equal to G inverse for all G belong to capital G is an isomorphism, is an isomorphism, is an isomorphism if and only if, केवल और केवल तब कैपिटल G is abelian। याद आया कुछ? एलिमेंट सॉरी मैपिंग एलिमेंट को उसके इनवर्स पर भेज रही है, और ये आइसोमॉर्फिज्म केवल तब होगा जब कैपिटल जी आपका मेन ग्रुप क्या होगा, अबेलियन। क्या यही दिए थे घर से करने के लिए? ऑलरेडी डन लिख दे, चलेगा, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। 10 तक तो पहुंच गए, कितना हुआ टाइम? 50। घर का क्या हाल है? वो जाम वाम वाले में फंसोगे तुम लोग, जाम वाले में फंसोगे। 10 के टारगेट पर रोक लो भैया, 10 के टारगेट पर रोक लो। हाँ। अभी जाते जाते भी टाइम लगेगा।